हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म विजन सिलेक्शन में। तो आप लोग स्क्रीन देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस। अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। ये आप लोग जान ही रहे होंगे, जैसे सोशल मीडिया पे आप न्यूज देखते होंगे तो यूपी पुलिस वैकेंसी जो 2023 है वो बहुत ही जल्द आपके समक्ष आने वाली है। तो अब यहाँ पर बात ये होती है कि तैयारी आपको कैसी करनी है। यूपी पुलिस वैकेंसी जो है आपकी 2023 की कंफर्म है, आनी ही है, तय है और बहुत ही जल्द आपके सामने इसका नोटिफिकेशन होगा। तो हमारे जितने भाई, जितने बहन, जो भी दोस्त हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखें कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आएगी वो बहुत ही जल्द आने वाली, अचानक आएगी और उसका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम भी आपका बहुत ही जल्द होगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें और ना ये बिल्कुल ना सोचो कि वैकेंसी जब आएगी जब हम तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल नहीं। तैयारी अगर करते रहोगे तो तैयारी जीवन भर करोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होता। आप जो भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्या हो जाए, तैयार। जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो परीक्षा कभी भी हो आपका एग्जाम क्रैक होगा और आप एग्जाम में क्वालिफाइड होंगे। क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे और आपका जो चयन है वो बिल्कुल तय है, आपका चयन तय है। तो लग जाइए बेहतरीन तरीके से। इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, यूपी पुलिस के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो स्ट्रेटजी के पीछे बात होगी, सिलेबस पे चर्चा होगी, कितने क्वेश्चन किसके आते हैं और किन किन पोर्शन को यदि आप कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। अब देखिए आप, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पीआरबी जो बोर्ड है, इसने न्यूज में माध्यम से, न्यूज़पेपर में ट्वीट भी किया है सुरेश खन्ना जी ने। तो ये कहा है कि बहुत ही जल्द और 35,000 प्लस पदों पे वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीआरबी बहुत ही जल्द आपकी वैकेंसी कराने वाली है और तैयारियों में लगी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, तैयारी अच्छी रखें। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, ठीक है, अब ये जो वैकेंसी होगी चयन, अब इसमें आपका चयन कैसे हो, अब इसमें आपका चयन कैसे हो। अब देखिए भाई, जान सभी लोग रहे हैं, जान सभी लोग रहे हैं कि इसमें 4 पोर्शन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक आपका आएगा मैथ्स, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और आपका जीएस एंड जीके आएगा। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चंस जो आते हैं लगभग, आप देखिए यहां से क्वेश्चन 18 से 20 के रेशियो में आते हैं, कुल मिला के 18 से 20 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो 50 से 55 के मध्य में आएंगे, 58 तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैथ और रीजनिंग इन दोनों के मिला के आपके क्वेश्चन आएंगे 75। कितने आएंगे, 75। बाद बाकी आपका जो हिंदी है इसके क्वेश्चन आपके आएंगे 37 या फिर 38 आए। और जीएस जीके में वही रेशियो है, या तो जीएस जी के 37 आएंगे, 38 हिंदी के हो जाएंगे, या हिंदी के जीके के 38 हो जाएंगे, हिंदी के 37 आएंगे। सीधी सी बात, ये दोनों मिलाकर भी ना वेटेज हो जाएगा 75 क्वेश्चंस का। तो 75 प्लस 75 क्वेश्चन टोटल आपके आने हैं 150। और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो इज इक्वल टू 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब मुख्य बात यह आती है कि सिलेक्शन कहां से होता है। तो देखिए जितने भी पोर्शन आपको दिख रहे हैं, 4 पोर्शन इसमें आएंगे आपके एग्जाम में, और ये याद रखना
वेटेज इन चारों का है। कुछ लोग कह देते हैं कि हिंदी तैयार कर लो, रीजनिंग तैयार कर लो, सिलेक्शन हो जाता है। भाई अगर इन दोनों से सिलेक्शन होता तो ये दोनों क्यों रखे जाते एग्जाम में? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, आपकी तैयारी अच्छी भी होगी, फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है कि पढ़ना सब कुछ है, कैसे पढ़ना है। आपके पास कोई भी एक बुक हो मैथ की, अच्छी सी बुक हो, आर एस अग्रवाल हो गई, कौन सी, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, या आप एस डी यादव को, एस डी यादव, ये दो बुक अगर आपके पास हैं बहुत अच्छा है। इनमें से एक ही बुक का चयन करें, दो बुक ना लें। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो आर एस अग्रवाल लगाइए, एस डी यादव है तो एस डी यादव लगाइए। बाद बाकी रीजनिंग की बहुत सारी किताबें हैं, आप ज़्यादा हाई लेवल की बुक नहीं, किरण वगैरह की बुक आपको नहीं लगानी है, कोई भी लगा लो। इस समय वर्तमान में मार्केट में बहुत सारी बुक है, जैसे आपकी अंकित भाटी सर की आती है, किसकी आती है, अंकित भाटी सर की आती है, RWA रोजगार पब्लिकेशन की है। इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्जाम वही क्वेश्चन रखे हुए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। या कोई रीजनिंग की लूसेंट आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लूसेंट लगा सकते हैं, लूसेंट आप देख सकते हैं। बाद बाकी प्रैक्टिस सेट, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको मेन चीज क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस। मैथ रीजनिंग में आपको मुख्यतः क्या चीज याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है इन दो सब्जेक्टों पर। ये वाले जो दोनों सब्जेक्ट आपके हैं ये आपके निर्भर है इस पे आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी यहां पर उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। अब बात करते हैं हिंदी पर। तो हिंदी के लिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है, कौन सी, यूनिवर्सल, बहुत अच्छी बुक है, एरर्स इसमें बहुत कम से कम है। यूनिवर्सल की जो बुक है इसमें एरर्स बहुत ही कम से कम है। जीएसजी के लिए आप लोग कोई भी किताब पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें देखो जीएसजी के में आपको यूपी स्पेशल की बुक अलग से लेनी पड़ेगी, यूपी स्पेशल, या जिसे हम कुछ लोग बोलते हैं यूपी जी के, ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है, 7 से 8 10% तक आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जीएसजी के लिए आप लोग कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जैसे आपकी एक बहुत सारी रिमाइंडर करके बुक आती है, कौन सी, रिमाइंडर, रिमाइंडर की आती है। कुछ लोग ल्यूसेंट लेते हैं, बहुत सारी बुक हैं, उनको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, करंट अफेयर को तैयार करते रहेंगे। इसमें आपको सबसे पहले देखिए हिंदी रीजनिंग मैथ अगर सही नहीं है तो हम हिंदी रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं, बट मैथ भी आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं कि मैथ को नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स आप पढ़ेंगे तभी आपका ये रीजनिंग भी सही होगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि दोनों कैलकुलेटिव है, दोनों कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों को भी तैयार करना है। अब इसमें जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस चलेंगी आपकी, उसमें देखिए हिंदी जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी। यहाँ पर हिंदी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, और यूट्यूब पे जो हिंदी पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको, यूट्यूब पे हिंदी पढ़ाएंगे पवन सर, पवन सर। रीजनिंग जो पढ़ाएंगे, कल से क्लासें परमानेंट होगी, आपको देखने मिलेंगे कौन से टीचर हैं। इसमें पढ़ाएंगे कुलदीप सहाय सर, कुलदीप सर। इसके बाद आप देखिए मैथ्स जो होंगे, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे राज सर, और इसमें एक टीचर और पढ़ाएंगे आपके लक्ष्य सर, पढ़ाएंगे लक्ष्य सर। दो टीचर आपकी मैथ्स करवाएंगे, एक लोग प्रैक्टिस करवाएंगे और एक आपके
कंटेंट थ्योरी करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद जीएस जीके वो हम ही करवा रहे हैं, आपकी पूरी जीएस जीके हम करवाएंगे। अब आज हम कुछ पार्ट एक स्टार्ट कर देते हैं जीएस जीके का। अब जीएस जीके में जो आपका एक मतलब कहने का पर्पज ये है, अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज अगर हम पढ़ें तो बहुत अच्छा परिणाम आता है, और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहो तब क्वेश्चन आपके जरूर होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले बात करें हम, तो एक टॉपिक हम आपको छोटा सा, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो तो एक छोटा सा टॉपिक हम आपका उठाते हैं आज से। इसमें सबसे पहले आपकी जो स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में वेटेज 2 सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जीएस है या सामान्य अध्ययन है, इसकी जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन, इसके सिलेबस में जहां से सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो आपके 2 पोर्शन है। एक आपका हो गया यूपीजी के और एक आपका हो गया साइंस, ठीक। अब यूपीजी के से और साइंस से मिला के लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। समझ लो 37 में अकेले 15 क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स के बाद बाकी आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी के भी 5 प्रश्न लगभग आ जाते हैं, ज्योग्राफी के आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। बाद बाकी सब क्वेश्चन हर पार्ट से आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आज हम आपका साइंस का एक बेसिक सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, या अधूरा रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा। क्लास 1 हो जाएगी, क्लास 2 हो जाएगी। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस के सिलेबस पर चलते हैं। साइंस ठीक है, चलो भाई साइंस पे, आप विज्ञान पे, जिसका जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, सामान्य विज्ञान। अब यहाँ से आपके पार्ट 3 होंगे। एक आपका आएगा फिजिक्स, एक केमिस्ट्री आ जाएगा, एक बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट है, सभी लोग कॉमन बात है, सब लोग समझते हैं। इस पे जो सबसे पहला चैप्टर आएगा वहाँ हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी पे, ठीक। इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसका इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा इत्मीनान से समझेंगे, बातें ज्यादा करेंगे, लिखेंगे कम, समझना आपको ज्यादा है। आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा डिटेल, चलिए अब सबसे पहले बात करें जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है ये कहां से आया। तो जीव विज्ञान कहां से आया? तो ये आपका साइंस से आया। कहां से? साइंस से। अब वही बात होती है, अब इसको अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो इसको कह सकते हैं हम, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of, which deals with study of animals and vegetations, animals and vegetations। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जंतु स्टडी ऑफ, आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि बायोलॉजी। अब यहां पर बात देखिए, ध्यान से समझना। अगर यहीं से बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष निकलता है कि बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स। सीधी सी बात कह रहे हैं कि यहां पर हम बायोलॉजी में क्या करते हैं?
सजीवों का अध्ययन। क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? कह सकते हैं जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अगर वेजिटेशंस आपके यहां पर है, वेजिटेशंस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? वनस्पतियां। अब वनस्पतियां यहां पर शब्द इसलिए यूज किया गया, और एनिमल्स यहां पर जंतु आ जाएंगे। देखो, वनस्पतियां शब्द लेने के पीछे कारण, क्योंकि यहां पर झाड़ियां भी आएंगी, पेड़ पौधे भी आएंगे, कटीले वृक्ष भी आएंगे, तो उनको सबको हम इंक्लूड करेंगे तो क्या कहेंगे? वनस्पतियां। अब यही जो दो वर्ड है, यही यहां से निकल के आया सजीव, क्योंकि ये क्या है? जीवित है ना। तो वही बात हुई कि यहां पर हम क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। इतनी बात हो गई। अब यहीं से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लेते हैं भाई, उसको छोड़ना कुछ नहीं है। यही बायोलॉजी अगर बात करें तो बायोलॉजी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक शब्द है। इतनी बात याद रखनी। बायोलॉजी कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके लास्ट में लॉजी लगा होता है। जितनी भी साइंस है उसके लास्ट में जिसमें लॉजी लगा होता है, वो किस भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। यहीं पर अगर बात करें फादर, इसके फादर कौन है? इसके आपके जो फादर है वो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरिस्टोटल। इसके फादर आपके कौन है? अरिस्टोटल है। अब यहीं पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान के फादर या पिता क्यों कहते हैं। इतनी बात अगर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। चलो आप समझते हैं यहीं पर अरस्तु के बारे में कुछ बातें अगर हम करें। अरस्तु, अरस्तु तो अरस्तु ने किया क्या था? अरस्तु ने लगभग 50,000, लगभग 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था। जंतुओं का अध्ययन किया। अब जब 50,000 से अधिक जंतुओं का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने 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 एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, हिस्टोरिया ऑफ द एनिमलिया। एनिमेलिया, एनिमिलिया जो भी हो, एनिमल याद रखना, यहाँ पर एनिमल वर्ड जरूर आएगा। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया या एनिमेलिया कुछ भी आ जाए, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया या एनिमेलिया। इस पुस्तक, ये किसकी पुस्तक थी? अरस्तु की। किसकी थी? अरस्तु की। ये अरस्तु की पुस्तक है। कौन सी? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ये क्या है? बुक है, पूछी जाती है एग्जाम में। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? अरस्तु की पुस्तक है। इसकी वजह से इन्हें क्या कहा था? जंतु विज्ञान का जनक। किसका कहा जाता? जनक, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान। ओके, इतनी बात क्लियर? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, ये पुस्तक का नाम याद रखना है। 50,000 से अधिक जंतुओं का गहन अध्ययन किया और जंतुओं के बारे में लिख दिया हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया नामक पुस्तक में। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इतनी बात याद रखते हुए अब हम लोग आगे बात करते हैं, चर्चा करें तो वनस्पति विज्ञान पे यहीं पर। अब जैसे बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया। अब देखो, बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। काहे के लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए। एक किस में कर दिया? जूलॉजी में, जूलॉजी में, और एक बॉटनी, जूलॉजी में और बॉटनी में। अब देखिए, जूलॉजी और बॉटनी में अब यहीं पर 2 पार्टों में ये बटी हुई है।
अब देखो जूलॉजी में क्या कर दिया, केवल जंतुओं को अलग कर दिया, और बॉटनी में वनस्पतियों को अलग कर दिया। अब यहां पर क्या करें, स्टडी ऑफ, अब ये शाखा किसकी होगी, देखो भाई बायोलॉजी के, स्टडी ऑफ एनिमल्स हो जाएंगे, यहाँ पर स्टडी ऑफ एनिमल्स हो जाएंगे, यहाँ पर स्टडी ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर क्या होगा, स्टडी ऑफ वेजिटेशंस, स्टडी ऑफ वेजिटेशन। इतनी बात क्लियर। कहने का पर्पज हुआ यहां पर जंतुओं का अध्ययन हो जाएगा, किसका, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। और यहां पर क्या हो जाएगा, वनस्पतियों का अध्ययन, यहां पर क्या हो जाएगा, वनस्पतियों का अध्ययन, यहां पर क्या हो जाएगा, वनस्पतियों का अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन के बारे में हम बता चुके हैं अरस्तु के बारे में। यहां पर भी अगर जूलॉजी के जनक पूछे जाएंगे तो आपको अरस्तु ही बताना। इनके अगर फादर की बात की जाए तो फादर इनके कौन है, अरस्तु। इनके यदि फादर की बात की जाए तो इनके फादर कौन है, अरस्तु है। इनके फादर की यदि बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक, इनके अगर फादर की बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने जंतुओं पे गहन अध्ययन किया, वनस्पतियों पे। तो थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। इसमें इन्होंने 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था, पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी किया था, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम में। तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम ये क्या है, बुक है, किन की बुक है, तो ये थियोफ्रेस्टस की बुक है। आप लोग इसको नोट करते हुए चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक मिनट, चलो अब देखिए आगे अगर बात करें, यहीं से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं। अब जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख शाखाएं, कुछ प्रमुख शाखाएं। यहां से प्रश्न आता है भाई आपके एग्जाम में, एक नायक पूछ लेता है यहां से। अब देखिए भाई यहां से प्रश्न बनता है तो कुछ प्रमुख ही बताएंगे, बाद बाकी आपको, आप लोग पढ़ते रहिए। अब देखिए कभी कभी जैसे पूछता है, सबसे पहले जैसे पूछ ले कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में हम अध्ययन किसका करते हैं भाई, पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। किसका करते हैं, फलों का। तो फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। इस तरीके से पूछता है, जैसे यहीं से पूछेगा साइटोलॉजी, क्या पूछेगा, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का। किसका करते हैं, कोशिका का। यहां पर होगा कोशिका का अध्ययन। फिर यहीं से प्रश्न बनता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। अब ये जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, भ्रूण का। एम्ब्रियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, भ्रूण का अध्ययन होता है। ठीक, कैरियोलॉजी पूछता है, क्या पूछता है, कैरियोलॉजी। अब इस कैरियोलॉजी में हम क्या करते हैं, केंद्रक का अध्ययन करते हैं। किसका, केंद्रक का अध्ययन करते हैं।
कैरियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं केंद्रक का। ठीक, इसके बाद यहीं से जैसे बात करें, बहुत सारी साइंस है। इसके बाद होमोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, कैरियोलॉजी हो गया। इसके बाद जैसे यहीं पर पूछता है कि विटिकल्चर का संबंध किससे? विटिकल्चर, विटिकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से। किससे है? अंगूर उत्पादन से। यहीं पर एक और अगर बात करें हम विटिकल्चर के बाद, ओलेरीकल्चर पर यदि बात करें हम, ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? सब्जियों का, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में हम अध्ययन करते हैं ऊतकों का। किसका करते हैं? ऊतकों का। यदि यहीं से और हम बात करें, विटिकल्चर हो गया, एलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यहीं से हम किसकी बात करें? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? पुष्पों का। फ्लोरिकल्चर में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारी साइंस है यहीं पर, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। इसके बाद बात करें पिसीकल्चर में, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर के बाद एपीकल्चर। तो पिसीकल्चर में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। किसका? मछलियों का पालन, मछलियों का पालन, जिसे मछली पालन भी कहते हैं। एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। ठीक। फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती हो जाएगा, यहां पर पुष्पों की खेती। टिश्यू कल्चर ऊतक विज्ञान कहलाता है। इसके बाद यहीं पर बात करें सिल्वीकल्चर। किसकी बात करते हैं? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर को हम कहते हैं वन वर्धन, वनों की संख्या में वृद्धि करना, वन वर्धन। ऐसे बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, और उसको आप कोई बुक ना बुक तो पढ़ते होगे, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इतने बाद बाकी बहुत सारी हैं, उनको आप पढ़ते रहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो सबसे पहला साइंस का जो सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाएगा, वो स्टार्ट किया जाएगा सेल। क्योंकि ये कोशिका क्या है? शरीर की मुख्य इकाई है, जिसे हम कहते हैं शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। बड़ा थोड़ा चैप्टर है, 2 से 3 क्लास में ये आपका पूरा हो पाएगा। बड़ा चैप्टर क्यों? क्योंकि इसमें सारे कोशिकांग आपको पढ़ने हैं। अब देखिए कोशिका, अब यहाँ से सबसे पहले आपको समझना, कोशिका की संरचना कोई क्लियर नहीं कैसी होती है। मान लो ये एक सेल है आपकी, ठीक, ये कोई कोशिका है, सेल। अब यहीं पर सबसे पहले एक बात समझिए, कोशिका होती क्या है? तो ये कैसी यूनिट है? यूनिट कैसी है? इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? इकाई। कैसी इकाई है? तो फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। ये 2 प्रकार की इकाई है। बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं हम आपको, ध्यान देना। अब देखिए ये कैसी है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कैसी है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अभी इसके इतिहास पे भी चलेंगे। क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल भी है और कैसी है? एक्टिविटियल भी है। क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों है। अब यहीं से अगर हम बात करें कि संरचनात्मक कैसे है, क्योंकि बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, शरीर का जो निर्माण होता है, उसमें ये सहायक होती है। दूसरी बात करें एक्टिविटियल, जितना हमारा शरीर फंक्शन काम करता है, शरीर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसके लिए किसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है? सेल की। तो हमारे बॉडी की ये मुख्य यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद यहीं से अगर हम बात करें सेल से एक और बात, तो स्टडी ऑफ सेल, बहुत प्रश्न बनता है, स्टडी ऑफ सेल।
कोशिका का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को अभी हमने थोड़ी जस्ट पहले बताया था, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब यहीं से अगर हम बात करें, ये तो बेसिक सी जानकारी थी, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी मुख्य बात पर। तो इसकी जो मुख्य बात है उस पर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहली बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। अब ये रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में एक बोतल की कार्क लेते हैं। किसकी? बोतल की कार्क। अब इस बोतल की कार्क को ये क्या करते हैं, इन्होंने एक स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। बोतल की कार्क को स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप में, स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं। और जब स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप में इसको रख के देखते हैं तो उनको संरचनाएं कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनको जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं। अब यहीं से कोशिका शब्द की उत्पत्ति पता चलेगी आपको कि कैसे होती है। अब इस प्रकार की जब संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें, तो वो इन एक संरचना को नाम देते हैं, उस एक संरचना को क्या नाम देते हैं? सेल्यूला। क्या नाम देते हैं? सेल्यूला। उसको सेल्यूला जब नाम देते हैं, और ये जो सेल्यूला है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये सेल्यूला लैटिन शब्द है, जिसका अगर हम हिंदी में अर्थ पूछें तो हिंदी में अर्थ होते हैं छोटे कोष्ठ, जिसे हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम या स्मॉल चैम्बर, स्मॉल रूम या स्मॉल चैम्बर, जिसे हिंदी में लिखें तो क्या कहेंगे? छोटे कक्ष। क्या कह सकते हैं? छोटे कक्ष। अब यहीं से बात निकल के आती है कि सेल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, बहुत बार ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुई है। सेल्यूला शब्द से हुई है। इतनी बात क्लियर कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क को 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क को जब माइक्रोस्कोप में रख के देखा, माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी, जो उनको कुछ इसमें इंटरफेयर दिखाई दिया। वो किस प्रकार का इंटरफेयर दिखाई दिया? इस प्रकार का इंटरफेयर दिखाई दिया। तो यहीं से ये लैटिन भाषा का शब्द कौन सा हुआ? सेलुला। लैटिन वर्ड सेलुला। तो कहने का पर्पज ये है कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई। और ये जो सेल थी ये कैसी थी? मृत कोशिका। इतना याद रखना, कैसी कोशिका है ये? मृत कोशिका है, मृत कोशिका, डेड सेल। डेड सेल, ये कैसी सेल है? डेड सेल है। और इसकी खोज, अगर बात यही की जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की, ये आपको याद रखना कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। ये लिविंग सेल की खोज जो की है वो की है आपकी एंटोनी वान। कौन है आपके? एंटोनी वान, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक।
तो जीवित कोशिका की बात अगर की जाए तो एंटोनी वान लीवेनहॉग ने की किसकी? लिविंग सेल की। ठीक ठीक भाइयों, एंटोनी वान लीवेनहॉग। अब यहीं से बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां से क्वेश्चन आते हैं सेल थ्योरी। किसकी बात करें? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। तो स्लाइडेन एवं स्वान दो वैज्ञानिक आते हैं और वो क्या है? कोशिका सिद्धांत देते हैं। कोशिका सिद्धांत देने का मतलब ये था, इन्होंने ये बताया कि ये कोशिका होती है कि ये कोशिका होती है, रुक जाओ, एक कोशिका होती है और कोशिका के बाद ऊतक बनते हैं, ऊतक के बाद अंग बनते हैं और अंग के बाद अंगतंत्र बनता है। ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि सेल होगी, सेल के बाद टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, जिसे कहते हैं अंग तंत्र, या यही होगा आपका शरीर या बॉडी बनता है। शरीर में जितने भी आपके अंग होते हैं वो सब मिलाकर उसमें बनते हैं। सेल क्या हो जाएगी? आपकी कोशिका हो जाएगी। ठीक है। टिश्यू क्या होंगे? आपके ऊतक होंगे और ऑर्गन क्या होगा? अंग होगा। इस प्रकार से, लेकिन उन्होंने उसको अच्छी तरीके से बता नहीं पाया कि वास्तव में है क्या। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट बर्चो। कौन आते हैं? रॉबर्ट बर्चो। तो रॉबर्ट बर्चो ने इस कोशिका सिद्धांत का क्या किया? रूपांतरण। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया। और इस कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण में इन्होंने ये बताया, आप लोग जितनी भी ये क्लास हम पढ़ाएं यूट्यूब पर, आप लोग कॉपी पेन लिख के ऐसा ही नोट्स बना लीजिए जैसा हम बना रहे हैं यहाँ पर। आप कॉपी लेकर पेन से ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए। आपकी इस तरीके से जीएस जीके कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी एग्जाम में बैठो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट से तैयार करवा रहे हैं आपका। अब देखिए, इन्होंने बताया, इन्होंने उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। अब इनका एग्जाम्पल क्या था? देखिए, समझिए भाई। इन्होंने एक उदाहरण दिया था हाउस का, इसका मकान का। अब मकान का उदाहरण इस तरीके से समझते चलेंगे कि मान लो एक ईंट होती है। क्या? एक ईंट है। जब ये ईंटें मिलेंगी तो क्या बनेगी? दीवार बन जाएगी। क्या बनेगी? दीवार बन जाएगी। ईंटों से क्या बनेगा? दीवार। अब दीवार के बाद क्या होगा? कक्ष बन जाएंगे आपके मकान में। रूम बनाते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गए? कक्ष बन गए इसमें। अब यहां पर क्या हो गए? कक्ष बन गए। क्या हो गए? कक्ष। और जब ये कक्ष मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? मकान बन जाता है, जिससे हम लोग, मकान आपका बन जाएगा ये। तो इसमें कहने का मतलब बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। अब यही ईंट जो है, यही हमारे बॉडी में सबसे छोटी यूनिट है। यही हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? कोशिका कह रहे हैं। इन्होंने कोशिका का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। कोशिका का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया इन्होंने कि कैसे कोशिका मिलकर इतने बड़े शरीर तंत्र का निर्माण करती है। तो ये बात रॉबर्ट बर्चो ने सिखाई। और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यही आता है कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? रॉबर्ट बर्चो ने। इन्होंने कोशिका के बारे में पूरा डिटेल बताया। अब यहीं से हम लोग बात करेंगे कोशिका के कोशिकांग। अब यहां से हम बात करेंगे कोशिका के कोशिकांग कि कोशिका में कौन कौन से अंग हैं। कोशिका के कोशिकांग, कोशिका के कोशिकांग, इस पे चर्चा जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिका के जितने कोशिकांग हैं
उनको एक एक डिटेल से, जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जितने भी हैं, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट कुछ नहीं, कल ही इसकी क्लास होगी आपकी। इसमें आपको हम क्या पढ़ाएंगे, जैसे केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतः प्रादब्य जालिका हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे गोल्जी का है, गोल्जी का है। ये सारे आपको हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में ये सारे करवा देंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में कोशिका के कोशिकांग होंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहिए इस विजन सिलेक्शन चैनल पर, क्योंकि ये जो विजन सिलेक्शन चैनल है ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करेगा बिल्कुल। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।